साथियों नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं वो काफी गंभीर मुद्दा है। मुद्दा आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है और वो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की लड़ाई, जिसमें ब्रितानी हुकूमत ने हमारे करीब 280 से ज्यादा जवानों की निर्मम हत्या कर दी और उनके शव एक कुएं में फेंक दिए थे। आज जब उसकी पड़ताल के बाद सब कुछ सामने आया है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी ने एक बड़ी पहल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस संबंध में पत्र लिखा ताकि उसके पीछे उनकी सोच रही कि वो जो 280 से ज्यादा जवान, भारतीय जवान शहीद हुए, वो आज भी गुमनामी की स्थिति में हैं। लेकिन ये संभव है कि उनके बारे में कुछ जानकारी आज के ब्रिटिश हुकूमत से मिल सके, इसलिए ब्रिटिश हाई कमीशन को भी पत्र लिखा गया है पीएमओ की तरफ से। इस संबंध में हम पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज जब हम भारत के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष से गुजर रहे हैं, उसमें सरकार ने एक प्रण भी लिया है कि हम उन सभी शहीद जवानों को पता लगाएंगे, उन क्रांतिकारियों का पता लगाएंगे और उनको भारतीय जनमानस के सामने ले आएंगे जिनके बारे में आज तक भारत के लोग नहीं जानते हैं। तो हम आप सबके सामने मुखातिब पर आते हैं प्रोफेसर चौबे साहब को। चलते हैं, बात करते हैं श्री प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी से। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये जो घटना थी जिसमें 282 भारतीय सैनिकों को मार करके एक कुएं में दफना दिया जाता है, और ऐसी स्थिति थी कि जहां कुछ लोग जिंदा ही थे उनको उठा करके कुएं में फेंक दिया गया। एक बहुत अमानवीय तरीका था जिसको कि ब्रिटिश राज में किया गया, और उससे भी बड़ी बात कि इस घटना को छिपाने की भरपूर कोशिश की गई। जिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में ये घटना हुई थी, फ्रेडरिक कूपर, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और जितने भी दस्तावेज थे सब मिटा दिए गए। उस कुएं के ऊपर एक रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिया गया, गुरुद्वारा बना दिया गया कि अगर कोई इस बारे में खोजबीन भी करता है तो बहुत ही मुश्किल हो उसके लिए कि वो उस सही जगह पे पहुंच सके। लेकिन होनी कुछ और थी, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं इस केस में। ये डिस्कवरी भी एक एक्सीडेंट के ही वजह से हुई। जब एक स्वतंत्र पत्रकार कहें या इतिहासकार कहें, वो यूके गए थे, उनको रोड पे जहां किताबें आधे दामों पे बेची जाती है, एक ऐसे ही किताब मिली जिसमें अजनाला के बारे में जिक्र था, और उसी किताब के आधार पे उन्होंने उस जगह को खोजा। फिर बहुत कोशिश की कि वहां से गुरुद्वारा हटा दिया जाए, फिर फाइनली वहां से गुरुद्वारा हटा उनके अथक प्रयासों के द्वारा। और फिर जब खुदाई हुई तो 5 फीट के बाद नरकंकाल निकलने शुरू हुए, अनगिनत नरकंकाल निकले कि वहाँ के जो आसपास देखने वाले थे उनकी रूह कांप गई। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो कहीं कुछ गलतियां भी हुई, क्योंकि अगर उसको भारत सरकार द्वारा आर्कियोलॉजिक तरीके से खुदाई की जाती तो आज भी जो जगह है वो उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आता और हम उसको एज ए म्यूजियम डेवलप कर सकते थे, और हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो आगे जाकर के देख सकती थी कि अंग्रेजों ने कितनी हमारे ऊपर दरिंदगी की है। लेकिन अब उसके बाद
हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि क्योंकि वो लोग हमारे अपने ही थे, पूर्विया लोग थे, जो कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड और बिहार के लोग हैं। उन लोगों के परिवार भी कहीं ना कहीं इसी एरिया में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो चूंकि अंग्रेजी ब्रिटानी हुकूमत के पास अभी भी उनका नाम और उनके गांव अंकित हैं, तो हमारी ये प्रयास है कि वो डिटेल्स हम लोगों को मिले, जिसके द्वारा हम लोग गांव-गांव में जाएं, वहाँ जो अंकित गांव है वहाँ जाएं, उनके बारे में पता करें, उनके परिजनों को ले आएं। और क्योंकि हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, और इस बटालियन में हिंदू लोग भी थे जो मारे गए, मुस्लिम लोग भी थे जो मारे गए, तो किसी भी धर्म में जो है वो दाह संस्कार होना, एक अंतिम क्रियाकर्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बिना उसके आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो ये बड़ी पवित्र आत्माएं हैं जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ी हैं, तो उन आत्माओं का एक अंतिम क्रियाकर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जब ये स्केलेटन निकले थे तो बहुत सारी अलग अलग धाराएं उसके लिए निकली कि कुछ लोग बताने लगे कि ये 47 के विक्टिम थे, क्योंकि 47 में भारत पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग उसको बोल रहे थे, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को मार के फेंक दिया, क्योंकि हड्डी का रंग नहीं होता और ये नहीं पता चल सकता कि वो अंग्रेज थे कि हिंदुस्तानी थे। लेकिन जब डीएनए जांच हुई, जिसको कि सीसीएमबी हैदराबाद, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट और बीएचयू, ये तीनों बड़ी संस्थानों ने मिल करके इस पे काम किया, और जिसमें ये बहुत क्लियर हो गया कि ये लोग गंगा घाटी के लोग थे, जो कि एक इन्फेंट्री थी, उस बटालियन के लोग थे जिनको कि मार करके फेंका गया। तो अब जब ये साफ है कि ये लोग गंगा घाटी के लोग हैं, तो अब हमारी गुजारिश ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, तो इन लोगों का डिटेल मांगा जाए और जो अंतिम क्रियाकर्म है उसको किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से भी प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा, फिर जो आगे ब्रिटिश सरकार के पास अभी विचाराधीन है। उसके अलावा संजीव सान्याल जी, जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने भी इस पे अपना स्टेप लिया। उन्होंने खुद एक पत्र लिखा है, अपने लेटर हेड पे लिखा है ब्रिटिश हाई कमीशन को इस बारे में उनका डिटेल मांगने के लिए। तो एटलीस्ट 2 अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कोशिश किया है इस विषय में मांगने के लिए उनका डिटेल्स। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये डिटेल्स हम लोगों को मिलेगा। उसके साथ एक और कहानी है जो कि आलम बेग की है। आलम बेग भी उन्हीं 500 लोगों की बटालियन में थे। वो वहाँ से निकल भागे और आखिर उनको कानपुर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मोडस ऑपरेंडी था कि चूंकि पूरा का पूरा शरीर चाहिए होता है अंतिम संस्कार के लिए, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, तो लोग तोप में बांध करके जो है क्रांतिकारियों को उड़ा देते थे। तो उन्होंने उनके साथ भी वैसे ही किया, तोप में बांध के उड़ा दिया। उनका जो हेड है, जो खोपड़ी है, वो बहुत दिनों तक जमीन पे ही पड़ी रही। चींटियों ने उसको एकदम से खा के ख़त्म कर दिया। तो उसका जो स्केलेटन बचा, उसको कैस्टिलो करके एक ब्रिटिश जो है ऑफिसर थे, वो लेकर के इंग्लैंड गए कि उनको महारानी को देना है। लेकिन वो एक पब में गए रात में, शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी जिसकी वजह से वो पब में ही भूल गए। लेकिन उसमें उनकी आँख के कोटर में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि ये आलम बेग है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ गद्दारी की और जिस वजह से उनको तोप में बांध करके उड़ा दिया गया। और ये भी 26 इन्फेंट्री बटालियन के ही एक सदस्य थे। तो वहाँ से एक वागनर करके रिसर्चर हैं, इतिहासकार हैं, उनको वो खोपड़ी मिली उस पब में, और फिर आगे उन्होंने इस बारे में और भी जानकारियाँ जुटाई। तब उनको समझ में आया कि ये 282 स्केलेटन की कहानी और आलम बेग की कहानी एक ही है। अब कोविड आने के पहले ही वो भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट लेटर डाले हुए हैं कि वो भारत में आना चाहते हैं और उस खोपड़ी का अंतिम संस्कार क्रियाक्रम करना चाहते हैं। लेकिन तब तक कोविड आ गया, और फिर अब कोविड के बाद उन्होंने फिर से ब्रिटानी हुकूमत को और भारत सरकार को, दोनों को चिट्ठी लिखी है। तो एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है
वो दोनों गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही इस मामले में कुछ नया हल आएगा। सर, ये जो स्केलेटन पाए गए, वो उनका, जैसा आपने ही बताया कि काफी भ्रांतियां थी कि ये ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं जी। 1947 के हिंदुस्तान के रहने वाले या पाकिस्तान के बंटवारे के बाद के जो परिदृश्य थे उसमें के हो सकते हैं। तो आखिर ये एग्जैक्टली पता कैसे चला कि ये 1857 की ही घटना है, और उसमें जो पर्टिकुलर जिस बटालियन का जिक्र किया जा रहा है उस बटालियन के ही ये सारे सैनिक थे? जी। उसमें देखिए 2-3 चीजें जो है वो इस फेवर में आई। पहली चीज कि जेनेटिक एनालिसिस ये भी बताया कि ये सारे लोग मेल्स थे, आदमी थे, कोई फीमेल नहीं था, नहीं कोई बच्चा था। उनकी उम्र 21 से 49 साल के बीच थी। तीसरी चीज कि उनका जो डीएनए था वो गंगा घाटी के लोगों से मैच कर रहा था। और चौथा चीज ये कि जो उनके साथ जो कुएं में जो लोग फेंके गए थे उनके साथ जो मेडल्स या सिक्के मिले, सब जो है वो 1857 के पहले के थे। तो इसका मतलब ये सारे एविडेंस इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं कि ये वही लोग थे जो कूपर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। 26वीं इन्फेंट्री बटालियन के लोग थे, और उनका दांत का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही बेहतर था। जैसे आप एक पॉपुलेशन में अगर काम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किसी का दांत बहुत अच्छा दिखता है, किसी का खराब दिखता है, लेकिन चूंकि ये लोग सोल्जर थे तो इनका सिलेक्शन इस तरीके से किया गया था कि इनका डेंटल हाइजीन बहुत ही बेहतर था, और उस डेंटल के ही बेसिस पे उसमें से डीएनए निकल पाया। क्योंकि हुआ क्या था कि कुएं को जब उन्होंने कुएं को एक तरीके से बंद कर दिया लाशों को फेंक करके, तो उसके ऊपर से उन्होंने कोयला, चूना, ये सारी चीजें डाल दी। और चूना एक तरीके से डीएनए को खराब करता है, उसको तोड़ता है। तो दांत का जो पार्ट था वही हमारे लिए लाभदायक हुआ, उसी से डीएनए निकल पाया, जो ये बताया कि ये न इसमें महिला है, केवल पुरुष है इसमें, पुरुष वो भी एक मैच्योर एज वाले हैं, सब पुरबिया हैं, और सारे के सारे जो है वो 26 इन्फेंट्री बटालियन से हैं, क्योंकि वो 1857 के पहले उनके साथ जो भी बिलोंगिंग्स मिली, जो भी सारी चीजें मिली, वो उनको कनेक्ट कर रही थी। तो ये एक साथ ही कई सारे एविडेंस थे। उसके बाद आइसोटोपिक एनालिसिस, जो कि उनके, क्योंकि हम जो खाते हैं, हम जहाँ का पानी पीते हैं, वो हमारे दांत में कहीं ना कहीं जमा होता है। तो उसका अगर हम आइसोटोपिक एनालिसिस करें तो ये बता सकते हैं कि एक सर्टेन एज तक वो आदमी किस एरिया में रहा होगा। तो वहां भी बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट में जो ये एनालिसिस किया गया, आइसोटोपिक एनालिसिस, उसने ये बताया कि ये लोग 18 साल की उम्र तक कम से कम गंगा घाटी का ही पानी पिए, गंगा घाटी का ही खाना खाए। तो ये कई चीजों ने, कई सारे इंडिपेंडेंट एविडेंस ने हमको एक ही तरफ कन्वर्ज किया, जो ये बताता है कि ये वही विक्टिम थे जिनका कि 1857 में जिनको पकड़ करके फ्रेडरिक कूपर ने जो है वो अजनाला में मरवा दिया और इस कुएं में फिकवा करके कुएं को ढकवा दिया था। धन्यवाद। तो अजनाला के शहीदों की कहानी हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जेनेटिक एनालिसिस ने मदद की इन शहीदों के बारे में, इन गुमनाम शहीदों के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। तो जेनेटिक एनालिसिस की बड़ी खास बात होती है कि हमारा पूरा शरीर है, एक सामान्य मानव का शरीर लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स का बना होता है, और हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पे न्यूक्लियर डीएनए होता है, और हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, जो आधे माता से आधे पिता से आते हैं। उसके अलावा जो 23rd पेयर है वो हमारे सेक्स को डिटरमिन करता है, वो हमारे मेल या फीमेल होने को डिटरमिन करता है। XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, और इसकी मोर देन 1 कॉपीज होती हैं, और ये हमें मदद करता है किसी भी जेनेटिक एनालिसिस के लिए। तो यहाँ जैसे ये अगर हम हैं या यहाँ हम हैं, तो हम
प्रीवियस जनरेशन देखें तो बहुत सारे लोग हमारे इवोल्यूशनरी ट्री में जुड़े होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी करके हम जो है अपनी नानी के बारे में, अपनी माता के बारे में और प्रीवियस कई सारे जनरेशन की माताओं के बारे में पता कर सकते हैं। वाई क्रोमोसोम को स्टडी करें तो हमारे जो गोत्र में या हमारे पिता की जो लीनिएज है उसमें, पैतृक लीनिएज में, उसके बारे में हम जान सकते हैं। और ऑटोसोम्स के बारे में हम अपने पूरे जितने भी एंसेस्टर हैं, चाहे वो माता के साइड से हों चाहे पिता के साइड से हों, सबके बारे में हम जान सकते हैं। तो दो तरीके का फिनोमेना है जो पॉपुलेशन में देखा जाता है। एक वो जब दो पॉपुलेशन मिक्स होती है तो उनका जीन्स भी चेंज होता है, लैंग्वेज भी चेंज होता है, जबकि कुछ केसेस में खाली लैंग्वेज चेंज होता है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले मुशहर, जिसमें कि कल्चरल डिफ्यूजन होता है, जिसमें कि खाली लैंग्वेज चेंज होती है और उनका जीन वहीं का वहीं बना रहता है, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो अजनाला की स्टोरी पे आते हैं कि जहाँ जो है सुरिंदर कोचर साहब ने, जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो यूके गए, वहाँ से उनको एक किताब मिली, उस किताब के बेसिस पे उन्होंने एक जगह को खोजा, उस जगह को उन्होंने डिजिग्नेट किया कि ये संभवतः वही जगह है। उसके बाद वहाँ से जो वहाँ एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था उसको हटवाया, लोगों से बहुत मिन्नतें की, तब जा करके वो रिलीजियस स्ट्रक्चर हटा। और फिर फाइनली 28 फरवरी को अपने कुछ साथियों के साथ लेकर के उन्होंने खुदाई शुरू की। 5-5.5 फीट की खुदाई के बाद उनको शुरू में 22 बॉडियाँ मिली, उनके स्केलेटन मिले, और उसके बाद 2 दिन की खुदाई में उनको 90 स्कल, 170 जॉ बोन्स और 5000 से ज़्यादा दांत मिले। उसके साथ ही ज्वेलरी और पुराने कॉइन्स भी मिले। तो लेकिन जैसे ही ये डिस्कवरी हुई, हमारे हिस्टोरियंस ने बहुत सारी कहानियां उससे रिलेटेड कर दी। कुछ लोग ये बोलने लगे कि वो लोग पठान थे, ब्रिटिश के साथ उनका झगड़ा हुआ, जिसके वजह से पठान लोगों को मार करके ब्रिटिश आर्मी ने जो है उनको कुएं में फेंक दिया 1857 के दौरान। कुछ लोगों ने कहा कि वो लोकल पंजाबी लोग थे जिनको ब्रिटिश आर्मी ने मारा। कुछ लोगों का कहना है कि वो लोग ब्रिटिश लोग थे जिनको भारतीय रिबेलियंस ने मारा और मार करके कुएं में फेंक दिया। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि वो 1947 सेपरेशन के विक्टिम्स थे, जो जिनकी हत्या करके कुएं में लाश फेंक दी गई। और एक कहानी जो कि शुरू से ही चली आ रही थी, वो ये बोल रही थी कि वो लोग 26 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के लोग थे जिनको कि जो रिवोल्ट किए 1857 में, और उनको ब्रिटिश आर्मी ने मार करके कुएं में फेंक दिया। तो चूंकि जो हमारे यहाँ लोकल लीजेंड्स हैं, जो हम अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानी सुनते आ रहे हैं, वो केवल वर्ड बाय माउथ जो है वो होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो यहाँ अगर हम देखें तो अजनाला की भी कहानी वहाँ के लोगों में एज ए जो है स्टोरी के रूप में लोग अपने दादा दादी नाना नानी से वो कहानी सुनते थे कि अजनाला में सोल्जर्स को पकड़ करके एक जेल में ठूंस दिया गया था, फिर अगले दिन उनको गोली मार दी गई थी। तो ये कहानी स्टिल अजनाला में रन कर रही थी, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जगह कौन सी है। तो और जो ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर थे फ्रेडरिक कूपर, उन्होंने ही सारी बॉडीज को कुएं में डंप करवाया था। और धीरे धीरे जो है वो कहानी लोगों के स्मृति पटल से निकल रही थी, लेकिन तब तक ये डिस्कवरी हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कुआं था, उसी कुएं के अंदर सारे जो है वो 282 सोल्जर्स की हड्डियां मिली, जिसमें बहुत सारे स्कल हैं, यहाँ बहुत सारे जो है बोन्स हैं, उनके जॉ बोन्स हैं, उनकी दांत हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो अजनाला के कुएं में मिली है। उसके बाद जब बहुत सारी कहानियाँ उसके साथ जुड़ने लगी, तो वहाँ एक डॉक्टर JS शहरावत हैं जो फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इस केस को अपने हाथ में लिया। सबसे पहले उन्होंने सिक्कों को एनालाइज किया, मेडल्स को एनालाइज किया, तो सब कुछ 1857 के पहले का था। लेकिन फिर भी बिना DNA एनालिसिस के ये चीज़ें जो है वो प्रूफ नहीं हो पा रही थी। तो वो इन सैंपल्स को लेकर के CCMB हैदराबाद, जो कि एक भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पहुँचे। वहाँ डॉक्टर थंगराज के अंडर में डॉक्टर नीरज राय काम कर रहे थे। उन्होंने उन सैंपल्स के DNA को आइसोलेट किया। उसके बाद मुझसे कांटेक्ट किया गया उनकी एनालिसिस करने के लिए कि इनका DNA किनके साथ
पूरे भारत में मैच कर रहा है। तो पूरे भारत के लगभग 25,000 सैंपल को हम लोगों ने एनालाइज किया था। उन 25,000 सैंपल्स पे हम लोग किसी भी अननोन सैंपल को उसके डीएनए के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि वो किस स्टेट से आया है। यही अप्रोच हम लोगों ने यूज किया। 50 डीएनए सैंपल को एनालिसिस किया गया और उसके अलावा ऑक्सीजन कार्बन आइसोटोप का एनालिसिस किया गया, जो लोगों की फूड हैबिट को बताता है। एक लंबे समय तक हम जहाँ रहते हैं, जहाँ का खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं, वो हमारे दांतों में जमा होता है और उसके एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि वो पर्सन किस रीजन में सबसे ज़्यादा समय तक रहा है। तो ये दांत थे, दांत बहुत अच्छे कंडीशन में थे। इसका मतलब कि दांतों का बहुत समुचित देखभाल किया जा रहा था और ये बहुत स्वस्थ लोगों के दांत थे। और अगर हम पूरे साउथ एशिया की एंसेस्ट्री के बारे में देखें तो साउथ एशिया में 3 तरीके की एंसेस्ट्री दिखती है। पहली जो वेस्ट यूरेशिया के साथ कनेक्टेड है, दूसरी जो साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड है और तीसरी जो ईस्ट यूरेशिया के साथ कनेक्टेड है। इन तीनों एंसेस्ट्री के बेसिस पे हम लोगों ने पूरा जो एपिसोड था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। ये अजनाला के लोगों का डीएनए का जेनेटिक स्ट्रक्चर था। यहाँ आप देखेंगे कि वेस्ट यूरेशिया और साउथ एशिया जो था वो प्रीडोमिनेंट था, छोटा पार्ट वेस्ट यूरेशिया का था। ओवरऑल हम देखें कि अगर वो पठान के साथ मैच किए होते और पठान के सैंपल होते तो वो इस तरीके के दिखते। पंजाब के लोकल लोगों के सैंपल होते तो वो इस तरीके के दिखते। लेकिन अजनाला के सैंपल जो है वो गंगा प्लेन के साथ पूर्ण रूपेण मैच कर रहे थे और उससे ये समझ में आ रहा था कि ये जो है वो न ही पाकिस्तान के पठान हैं, न ही पंजाब के लोकल लोग हैं, बल्कि ये गंगा घाटी के लोग हैं जो अजनाला में जिनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद इस एनालिसिस में जिसमें 25,000 सैंपल का इस्तेमाल किया गया, वहाँ हम अननोन सैंपल को डालते हैं और वो अपने स्टेट के हिसाब से फिट होता है। लेकिन यहाँ हम देखें तो अजनाला जो है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बीच में आ रहा है। मतलब जो सोल्जर्स थे वो इन्हीं चारों स्टेट के थे, जो कि इन्हीं चारों स्टेट के रिक्रूटमेंट किया गया था। और आइसोटोपिक एनालिसिस भी यही शो किया कि वो गंगा घाटी के लोग थे, न कि पंजाब के या पाकिस्तान के लोग थे। और इस पूरी घटना के आधार पे हम लोगों ने हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को निकाला। उसके बेसिस पे ये बताया कि लाहौर में एक मियां मीर कंटोनमेंट था, लगभग 500 इंडियन सोल्जर्स वहां थे। उनका 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ अंग्रेज जो है ऑफिसर्स को उनसे झड़प हुई, वहां उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद चूंकि उनके सारे हथियार जमा करा लिए गए थे, इसलिए वो निहत्थे लोग रावी नदी के तट को पकड़े पकड़े दिल्ली की तरफ आ रहे थे। और बीच में कुछ लोगों ने, लोकल लोगों ने उनकी मदद भी की, उनको खाना भी दिया, उनको रास्ता भी बताया। लेकिन जब अजनाला में के किनारे वो लोग बैठे हुए थे नदी के किनारे, तब तक किसी ने फ्रेडरिक कूपर को जाके बता दिया। वहां से सोल्जर्स आए, उनके निहत्थे लोगों पे गोलियां चली, रावी का नदी का पानी लाल हो गया। लगभग 282 लोगों को पकड़ के अजनाला ले आया गया और वहां उनको एक छोटे से कमरे में ठूस दिया गया। और अगले दिन लगभग 40-42 लोग तो सफोकेशन की वजह से मर गए, इतनी बुरी तरीके से उनको ठूसा गया था। और अगले दिन उनको 10-10 के ग्रुप बना करके उनके सर में जो है वो पत्थर की गोलियां मारी गई, जिससे कि बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोगों को जिंदा ही उठा करके कुएं में फेंक दिया गया। तो इस एनालिसिस में ये पता लगा कि ये सारे लोग मेल्स थे, उनका उम्र 21 से 49 साल के बीच था, उनके हाथ बंधे हुए थे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से स्कल में पत्थर की गोलियां मारी गई। ये देखिए, ये सुराख के निशान हैं। पत्थर की गोलियों से आदमी तुरंत नहीं मरता है, वो तड़प तड़प के मरता है। इस तरीके का अमानवीय कृत्य उनके साथ किया गया और उठा करके उनको वेल में फेंक दिया गया। और उसके बाद इस पूरी घटना को छुपाने की कोशिश की गई। तो हमारा यही मकसद है कि ये सारे लोग हमारे ही एंसेस्टर हैं, उनके लिए प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं और उनके फेथ के अनुसार हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी जो लास्ट राइट है वो जरूर की जाएगी। जी धन्यवाद चौधरी साहब, आप और आपकी पूरी टीम को इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से साधुवाद देना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर आपने जो प्रयास शुरू किया है कि इन वीर जवानों को, शहीद जवानों को कि जो एक वो चाहे हिंदू मान्यता हो या इस्लामिक मान्यता हो,
उनकी जो अंतिम क्रिया होनी चाहिए जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके, वो प्रक्रिया पूरी हो। इसके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक बड़ा ही नेक कार्य है, और मैं आपके साथ अपने दर्शकों को जोड़ते हुए भारत सरकार से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भारत सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध करावे, ताकि उनका पता लगा करके, उनके परिवारों का पता लगा करके और हम लोग उनका श्राद्ध कर्म पूरा कर सके, ताकि हमें भी उन्हें ऐसे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का मौका मिल सके। एक बार पुनः आपको साधुवाद दूंगा, क्योंकि जहां तक हम सभी ने सुना है जालियांवाला बाग कांड के बारे में, निश्चित तौर पर ये जो कांड है उससे भी ज्यादा दर्दनाक और लोमहर्षक है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। आप लोगों को जिस तरह से इस विषय पर आप लोगों ने काम किया, बहुत बहादुरी के साथ, निश्चित तौर पर जो हम लोग देख करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, आप लोग भी का भी हृदय कई बार विचलित हुआ होगा, रूहें कांपी होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से ये आग्रह करूंगा कि इस आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो प्रण लिया गया है कि हम अनजान वीर सैनिकों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सामने लाएंगे और उनको अपनी जनता के सामने रखेंगे, वो कार्य पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, बहुत बहुत साधुवाद।